Welcome students. So we are starting with chapter number 7 and जितना chapter ये पहले easy था उतना ही अभी important हो गया है. Okay. Now why am I saying this? Because recently there has been drastic amendments into this chapter. Drastically changes have been made into this chapter, which is corporate social responsibility, which works under just one section, and that section is section 135. लेकिन 135 को इतना in depth amend किया गया है कि अभी इसको प्रायोरिटी में लेना जरूरी है. पहले क्या होता था, इट यूज्ड टू बी वेरी इजी चैप्टर, बट अगेन इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ सम अमेंडमेंट्स. ओके, नाउ let us directly start with the chapter. If you see the name of the heading, CSR, corporate social responsibility, what do you mean by corporate social responsibility? Corporate social responsibility means nothing but doing charitable activities. Okay, doing charitable activities. Now when we consider charitable activities, let us divide it into two parts. एक section 8 वाला and एक section 135. Okay, now section 8, if you see, it is the companies with charitable objects. Companies with charitable objects. Okay, and if you see section 135, it is applicable section to the companies. बराबर, applicable section to the companies मतलब क्या? Now देखो, these are the two different sections. एक अपना सेक्शन 8 हो गया, which are registered to do just one act, that is charitable act. सेक्शन 8 कंपनी कभी बिजनेस, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस वगैरह कुछ नहीं करता. ठीक है, इट्स ऑब्जेक्ट्स आर जस्ट टू डू चैरिटी, दैट इज योर सेक्शन 8 कंपनी. लेकिन अगर बात करें हम लोग सेक्शन 135 का, तो इट इज एप्लीकेबल सेक्शन टू कंपनीज, मतलब वी हैव अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया. ओके, दैट इज स्पेसिफिक क्राइटेरिया वी हैव. इस क्राइटेरिया के हिसाब से तुम्हें सीएसआर एक्टिविटी एप्लीकेबल होगा. नाउ द फर्स्ट थिंग विच वी विल सी इनटू दिस चैप्टर इज दैट सेम क्राइटेरिया, कि भाई ये क्राइटेरिया क्या है कि अगर वो एप्लीकेबल मतलब करना है तो वो कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी है, कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल करना है, सेक्शन 135. इफ यू वांट टू मेक दिस सेक्शन एप्लीकेबल, वी नीड टू सी कि वेदर दिस criteria has been touched or not. There is a specific criteria, as I said. There are 3 conditions जो तुम लोगों को तुम्हारे बुक्स में दिख ही रहा होगा, on the very first page itself, in the very first paragraph. वहां पे कंडीशंस दिए हुए. अगर उन 3 कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन एप्लीकेबल हो जाता है, दैट मीन्स तुम्हें सीएसआर एक्टिविटी करना है. दैट मीन्स तुम्हें क्या करना है, सीएसआर एक्टिविटी करना है. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट आर द this specific criteria what we have. Okay, see on the very first line, following are the 3 conditions which are applicable for CSR activities, right? Now देखो, अगर तुम्हें CSR provision, that is section 135 applicable करना है, तो there are 3 conditions. What are those 3 conditions? Let us see. ओके, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 135. तो कंपनीज जिसका नेटवर्थ इज 500 crores और मोर, या तो कंपनीज जिसका टर्नओवर इज 1000 crore और मोर, या कंपनीज जिसका नेट प्रॉफिट इज रुपीज 5 crore or more in
प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर पिछले साल में इन तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर कोई भी कंपनी फुलफिल कर लेती है, व्हेन आई से कोई भी मतलब इट कैन बी पब्लिक और प्राइवेट, वॉट एवर कंपनी इट इज, उसको प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 135 एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 135 एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट। एंड उनको फिर क्या करना पड़ेगा, कंस्टिट्यूट। देखो सीएसआर एक्टिविटी करना है, लेकिन सीएसआर एक्टिविटी करने के लिए कंस्टिट्यूट व्हाट, सीएसआर कमिटी। पहले एक कमिटी बनाना पड़ेगा भाई। क्यों? क्योंकि या तो तेरा नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, या तो तेरा टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, या तो तेरा नेटवर्थ नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा का है। सो अगर तीनों में से, देखो मैंने हर एक जगह पे और लिखा हुआ है, तो तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल हुआ, सीएसआर एप्लीकेबल होगा, दैट इज सेक्शन 135 विल बी एप्लीकेबल। एंड तुम्हें क्या करना है, सीएसआर कमिटी को बनाना है। ओके, दैट इज द मेन स्टांस ऑफ दिस सेक्शन, राइट। नाउ सी द थियरी ऑफ दिस। ये सेम चीज अपने को थियरी में दिख जाएगा। नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़ और मोर, टर्नओवर ऑफ 1000 करोड़ और मोर, नेट प्रॉफिट ऑफ 5 करोड़ और मोर, राइट। CSR is applicable to all the companies, चाहे होल्डिंग हो, सब्सिडरी हो, फॉरेन हो, कोई भी हो, सबको एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, राइट। देखो एज आई सेड, दे हैव टू कंस्टिट्यूट अ CSR कमिटी, राइट। नाउ कमिटी को क्रिएट करने के बाद, सी कंपनीज दैट ट्रिगर द अफोरसेड कंडीशन मस्ट कंस्टिट्यूट अ कमिटी ऑफ द बोर्ड टू फॉर्मुलेट CSR पॉलिसी ऑफ द कंपनी। मतलब ये लोग क्या करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे। और इस CSR कमिटी के अंदर कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, जिसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। कमिटी के बारे में ये कंपोजिशन है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द कंपोजिशन ऑफ CSR कमिटी। ओके, कंपोजिशन ऑफ CSR कमिटी, राइट। नाउ जिस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, हर एक कंपनी में थोड़ी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, नॉट ऑल द कंपनीज, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का भी क्राइटेरिया होता है। तो जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, वहां पे 2 और मोर डायरेक्टर्स। ओके, CSR रूल्स हैव बीन रिलैक्स्ड, दैट इज 3 और मोर डायरेक्टर्स। किसके लिए? प्राइवेट कंपनी के लिए। सो दैट मींस इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी ओनली 2 डायरेक्टर्स कैन फॉर्म अ CSR कमिटी, राइट। क्योंकि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होते हैं। तो अगर तुम प्राइवेट कंपनी हो एंड तुम ये 135 वाला क्राइटेरिया टच करते हो, तो तुम CSR कमिटी बनाओ। CSR committee of a foreign company shall comprise of at least 2 person, ठीक है, एटलीस्ट 2 persons होने चाहिए। ध्यान देना, एटलीस्ट 2 persons, 2 डायरेक्टर्स नहीं बोला है, 2 persons बोला। अब ये 2 persons कौन होंगे? 1 or more person should be resident in India and other person should be nominated by foreign company, okay, and the board report should disclose the composition of committee। भाई बोर्ड रिपोर्ट में तुम्हारा ये क्या कंपोजिशन है, मतलब कितने डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट है या नहीं है, वो सारी चीजें डिस्क्लोज हो जानी चाहिए, राइट। नेक्स्ट, रूल 3 क्या बोलता है, ध्यान देना। 3 क्राइटेरिया थे। नाउ अगर वो 3 क्राइटेरिया 3 साल से तुमने टच ही नहीं किए, राइट। सपोज एक टाइम था तुमने CSR का क्राइटेरिया फुलफिल किया, कमिटी बनाया, बट अभी लास्ट 3 ईयर से ना ही तुम्हारा टर्नओवर एक्सीड हो रहा है, ना ही तुम्हारा नेटवर्थ एक्सीड हो रहा है, ना ही तुम्हारा नेट प्रॉफिट एक्सीड हो रहा है, तो क्या अभी तुम्हें ये CSR कमिटी या CSR एक्टिविटी करने की जरूरत है? द आंसर इज नो। ऐसा रूल 3 बोलता है। सी, द कंपनी विच डज नॉट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया फॉर कंसेक्यूटिव पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर्स, बराबर 3 फाइनेंशियल ईयर्स, आर नॉट रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट CSR कमिटी and the provisions of section 135 subsection 2 to subsection 6, बराबर। See, implying that company not satisfying any specified criteria in the subsequent financial year
would still need to undertake CSR activities unless it ceases to satisfy the specified criteria for 3 years. मतलब देखो, अगर तुम्हें CSR से बाहर हटना है तो 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक तुम्हारा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ होना चाहिए, तो ही तुम CSR से बाहर निकल सकते हो, तो ही तुम क्या कर सकते हो, CSR से बाहर निकल सकते हो, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ CSR कमिटी। इजी है, पॉलिसी बनाएगा वगैरह वगैरह। तो 4 फंक्शंस है यहाँ पे, फॉर्मुलेट एंड रेकमेंड CSR पॉलिसी, देन अमाउंट कितना खर्चा करना है वो, एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाएंगे एंड मॉनिटर CSR पॉलिसी फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्या आपने पॉलिसी में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, ये सारी चीजें वहां पे मॉनिटर करेंगे, ठीक है। रूल 4 CSR इंप्लीमेंटेशन। रूल 3 was talking about बोलते ना exit from CSR activities, right? Rule 3 comprised of what thing? Exit from CSR. लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, 3 साल तक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ होना चाहिए। सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज रूल 4, दैट इज CSR इंप्लीमेंटेशन, राइट। CSR इंप्लीमेंटेशन, तो देखो इजी इजी पॉइंट्स है। फर्स्ट रूल बोलता है, रूल मतलब रूल 4 में सब रूल 1, The board shall ensure that CSR activities undertaken by the company itself, मतलब या तो कंपनी खुद करेगी और थ्रू ABCD, बराबर, या तो खुद करो या तो ABCD से करवाओ। अभी ABCD में सिंपल है, या तो सेक्शन 8 कंपनी, या तो ट्रस्ट, या तो सोसाइटी जो रजिस्टर्ड है, राइट। नेक्स्ट, कंपनी अंडर सेक्शन 8, सेक्शन 8 से भी तुम अपना CSR एक्टिविटी करवा सकते हो। सेम वे ट्रस्ट सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड बाय CGSG। नेक्स्ट, any entity under an act of parliament or state legislature and company established under section 8 or registered society or registered trust under income tax act जो ऊपर दिया है, having an established record of last 3 years in undertaking similar activities, okay। तो ये चारों के थ्रू तुम करवा सकते हो। कॉमन पॉइंट याद रखना, सेक्शन 8 कंपनी, रजिस्टर्ड सोसाइटी, रजिस्टर्ड ट्रस्ट, इनसे तुम तुम्हारा CSR एक्टिविटी करवा सकते हो अगर खुद करना नहीं चाहते तो, ओके। नेक्स्ट, सब रूल 2 क्या बोलता है, एवरी एंटिटी कवर्ड अंडर रूल 1 हु इंटेंड्स टू अंडरटेक CSR एक्टिविटी शैल रजिस्टर इटसेल्फ विद CG बाय फाइलिंग फॉर्म CSR1। मतलब जिन जिन कंपनीज को CSR एक्टिविटी एप्लीकेबल है वो CSR1 सबमिट करेगा विद द ROC, और ये एप्लीकेबल कब से हुआ, 1 अप्रैल 2021 से। मतलब एज आई सेड ड्रास्टिकल अमेंडमेंट्स आर देयर, बराबर। Provided that the provisions of this rule shall not affect the CSR projects or programs approved prior before 1st day of April of 2021। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो पहले से चलते आ रहा था, पहले से मतलब बिफोर 1st अप्रैल 2021, वो अभी भी कंटिन्यू करेंगे। अगर तुम्हारा CSR एक्टिविटी पहले से ही चल रहा है तो बीच में तुम CSR1 मत भरो, यही बोला गया। प्रोवाइडेड दैट में क्या बोला है कि भाई अगर सपोज 1 अप्रैल के पहले से तुम CSR कर रहे हो तो क्या अचानक से हम तुमको बोलेंगे CSR1 भरो, नहीं। हाँ, लेकिन 1 अप्रैल 2021 से जिन कंपनीज को CSR एप्लीकेबल हो रहा है उनको CSR1 ROC में सबमिट करना है, ओके, राइट। याद रखना ये पॉइंट। बी रूल क्या बोलता है, CSR1 शुड बी साइंड बाय एंटिटी डिजिटली साइंड बाय प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल। On submission of CSR1, a unique CSR registration number will be generated automatically। याद रखना, CSR1 भरोगे तो तुम्हें एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। The company may engage international organization for designing, monitoring, evaluation of CSR projects or programs as per CSR's policy as well as capacity building of their own personnel। इसका मतलब क्या है, देखो अगर तुम्हारे पास एक्सपर्टीज नहीं है उतना तो तुम आउटसाइड इंडिया से भी एक्सपर्ट्स मंगवा सकते हो जो तुम्हारे लिए CSR पॉलिसी को ड्राफ्ट करेगा, राइट, जो तुम्हारे लिए CSR एक्टिविटीज का पॉलिसी बनाएगा, राइट। रूल 4 क्या बोलता है, यू मे ऑल्सो कोलैबोरेट विद अदर कंपनीज। अगर अकेले नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, कोलैबोरेट करके कर सकते हो, मिलके कर सकते हो, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल A लिमिटेड को भी CSR एप्लीकेबल है, B लिमिटेड को भी CSR एप्लीकेबल है, दोनों ने मिलके CSR एक्टिविटी किया, चलेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, दे मस्ट बी इन अ पोजीशन, ठीक है। कंडीशन क्या ऐसी, इंडिविजुअल कंपनीज आर इन अ पोजीशन टू रिपोर्ट सेपरेटली ऑन सच प्रोजेक्ट्स। मतलब देखो A ने कितना काम किया, B ने कितना काम किया, ये सेपरेट रिपोर्टिंग होना चाहिए, ठीक है। A ने कितना काम किया,
बी ने कितना काम किया, दिस हैज टू बी रिपोर्टेड सेपरेटली. ऑलराइट. रूल 5. The board shall satisfy itself that funds so disbursed have been utilized for the purpose and the manner approved by CFO and other persons responsible. Management shall certify to the effect. कॉमन सेंस है ना. अगर आज CSR के लिए सपोज मुझे 10 लाख रुपया यूज करना है तो 10 लाख रुपया बोर्ड सैंक्शन करेगा, राइट, फ्रॉम देयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर जनरल रिजर्व में से 10 लाख रुपया निकालेंगे. एंड दैट हैज टू बी यूज्ड फॉर द CSR एक्टिविटीज. दिस हैज टू बी एंश्योर्ड बाय चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और अदर पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अभी हर एक कंपनी में CFO तो होता नहीं है, तो अगर CFO है तो ही विल बी रिस्पॉन्सिबल, एंड अगर CFO नहीं है तो द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट will be responsible. They have to certify. Bhai, we have kept aside rupees 10 lakhs. 10 lakhs is just an example. 10 lakhs for doing such CSR activities, right? And in case of ongoing project, what do you mean by ongoing project? चल रहा है. Company shall monitor implementation of the project with reference to the approved timelines and year-wise allocation, and shall be competent to make modification if any for smooth implementation of project परमिसेबल विद इन द टाइम पीरियड. मतलब क्या हुआ, देखो ना, ऐसा कुछ कुछ एक्टिविटीज बहुत लंबी चलती है. ऐसा नहीं कि आज बाहर निकले, सुबह निकले, शाम को CSR हो गया, नहीं. इफ सपोज काफी लंबे प्रोजेक्ट्स है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, एंड इन बिटवीन तुम्हें कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ी, तो कैन यू डू सच मॉडिफिकेशंस? यस, यू कैन डू सच मॉडिफिकेशंस. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, रूल 4 का एक शॉर्ट टेबल बनाएंगे, दैट इज रिगार्डिंग CSR implementation, which will be useful for us when we consider it as a revision part. Okay, मतलब revision के लिए अच्छा हो जाएगा. See, there are few points. Company on its own or can do CSR through Section 8 registered society, registered trust. बराबर. दूसरा हम लोग लिखेंगे कैन कोलैबोरेट, नॉट कोलैबोरेट बाद में लिखेंगे, फाइल CSR 1. ओके, सर्टिफाइड बाय प्रोफेशनल. इसके अंदर यूनिक CSR registration number will be generated. बराबर. थर्ड पॉइंट लिखेंगे कंपनी कैन कोलैबोरेट with other companies, but सेपरेट रिपोर्टिंग टू बी डन. सेपरेट समझा ना कि भाई ए ने कितना काम किया, बी ने कितना काम किया, वो सेपरेटली होना चाहिए मेंशन. सेपरेट रिपोर्टिंग टू बी डन, राइट. ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कैन बी मॉडिफाइड, राइट. तो वो अपने 2 पॉइंट्स है यहाँ पे लास्ट में लिख देते. ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स can be modified. और 5th रूल और एक लिख देंगे, फंड्स टू बी सर्टिफाइड बाय CFO और पर्सन इन चार्ज, PIC in short, पर्सन इन चार्ज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसके पास है वो यहां पे ध्यान देगा. तो देखो, दिस बिकम्स वेरी इजी, वेरी हैंडी टू अंडरस्टैंड रूल 4,
right? You can take the shot of this and you can later on copy it in your notebook as well. चाहो तो कर सकते हो, right? We will move further now. Okay, that is CSR policy के बारे में बोला है यहाँ पे, right? तुमको अगर CSR एक्टिविटी एप्लीकेबल है तो खाली उसी एक्टिविटी को कंसिडर करने का जो शेड्यूल 7 में मेंशन की है. तुम बोलोगे रास्ते पे मैंने गरीब को खाना खिलाया, नो डाउट इट इज अ, बोलते ना, इट इज अ सोशल कॉज, बट इट इज नॉट द चैरिटेबल एक्टिविटी. क्यों? क्योंकि शेड्यूल 7 में पूरा एक लिस्ट दिया हुआ है एंड वो लिस्ट के अंदर जो एक्टिविटीज है उसी को खाली तुम CSR एक्टिविटी मान सकते हो. ओके, तुम्हारे बुक्स में या फिर तुम्हारे नोट्स में या तुम अगर मॉड्यूल से पढ़ रहे हो तो मॉड्यूल में यू विल फाइंड सच लिस्ट ऑफ CSR एक्टिविटीज दैट इज अंडर शेड्यूल 7. ओके, तो ये लिस्ट के अंदर देखो बहुत सारी लिस्ट है, लाइक यू विल सी दिस पॉइंट नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन. तो इन्हीं एक्टिविटीज में से तुमको CSR एक्टिविटी करना है. इसके अलावा कुछ दूसरा करोगे तो भाई नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. तुम कर सकते हो बट दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज CSR एक्टिविटी, बस और कुछ नहीं. ठीक है, यू कैन डू दैट, कोई ऐसा कोई बड़ा फॉल्ट डिफॉल्ट नहीं हो जाएगा तुमसे, बट दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज CSR एक्टिविटी. ओके, नाउ शेड्यूल 7 से रिलेटेड देयर इज वन प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू कोविड-19. ओके, जैसे कि शेड्यूल 7 तो है एक्सक्लूडिंग द एक्टिविटीज अंडरटेकन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की एक्टिविटीज को तुम CSR एक्टिविटी नहीं मान सकते. ठीक है, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज को तुम CSR एक्टिविटीज नहीं मान सकते. नाउ प्रोवाइडेड दैट एनी कंपनी एंगेज्ड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी ऑफ न्यू वैक्सीन, जैसे कि कोरोना है तो वैक्सीन, ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेस, इन देयर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस may undertake research and development of new vaccine for COVID-19 for financial year 2021 से लेके 22-23 तक, 3 साल तक, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन. मतलब देखो, अगर तुम नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स में कर रहे हो तो वो CSR एक्टिविटी नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा ऑर्डिनरी कोर्स कोविड रिलेटेड है, कोविड का वैक्सीन ढूंढना या मेडिसिन ढूंढना, तो तुम उसको CSR एक्टिविटी कंसिडर कर सकते हो, राइट? बट कंडीशन क्या है? सच रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुड बी कैरिड आउट इन कोलैबोरेशन विद द इंस्टीट्यूट mentioned in item number 9 of schedule 7. sir, item number 9, let us go to schedule 7. वहां पे काफी आइटम्स है, देखो ये रहा पॉइंट नंबर 9 as you can see on your screen. now इसके अंदर ये जो फुल फॉर्म के साथ ब्रैकेट में लिखी हुई these are the items, बट हम लोग को सारी आइटम शायद ना पता हो, बट तुम्हें कुछ आइटम्स पता होगी, जैसे कि आयुष मिनिस्ट्री, वी नो दिस, DRDO अपने को पता है, CSIR अपने को पता है, ICMR भी अपने को पता है. वेयर इज ICMR? ICMR, हाँ ये रहा ICMR, राइट? दीज आर द फ्यू इंस्टीट्यूट्स जिनके बारे में हमने सुना है, नो डाउट अदर भी है, जैसे कि IIT दिया हुआ है, ओके, DBT, DST, ये सभी इंस्टीट्यूट के साथ तुम्हें मिलके करना है अगर तुम कोविड-19 के चैरिटी को कोविड-19 में अपना नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस चैरिटेबल में कंसिडर करना चाहते हो तो. ओके, नेक्स्ट, एज पर रूल 6 CSR policy should include inter alia months among itself following. सबसे पहला list of CSR programs specified under schedule, right? Monitoring process of such programs. CSR activity does not include activities in the normal course of business. The board shall ensure that activities are related to areas mentioned in schedule 7. ये तो point repeat हो रहा है, तुम तुम्हारा normal course वाला consider नहीं कर सकते, जो तुम्हारा शेड्यूल 7 में बोला गया वही तुम्हारा CSR एक्टिविटी माना जाएगा. अगर CSR से कुछ प्रॉफिट हुआ तो क्या उसको बिजनेस प्रॉफिट मानने का कि CSR प्रॉफिट? उसको CSR प्रॉफिट मानने का. सी द नेक्स्ट पॉइंट, CSR पॉलिसी ऑफ द कंपनी शुड स्पेसिफाई दैट एनी सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ CSR प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स और एक्टिविटी शैल नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ बिजनेस. नाउ मान के चलो मैंने कुछ लोगों को स्किल रिलेटेड CSR एक्टिविटी किया, ठीक है? CSR activity was giving some skills, okay? I gave them skills. Suppose मैंने जो skill उनको सिखाया was stitching. Stitching clothes, okay? Now जब सिखाते वक्त उन्होंने जो भी कपड़े बनाए, अगर मैंने stitching clothes हो गया या handicrafts हो गया, वो जो शो पीस वगैरह होता है ना, थोड़ा बहुत लकड़ियों से बनता है, तो हैंडीक्राफ्ट हो गया, अगर ऐसा कुछ मैं उनको स्किल सिखाता हूं तो इनको बनाते वक्त सपोज वाइल टीचिंग दे मेड वन हैंडीक्राफ्ट,
मैं तो सिखा रहा था ना, तो अगर मैंने उनको सेल किया तो कंपनी के लिए वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट. बट दिस विल बी कंसिडर्ड एज बिजनेस प्रॉफिट के सीएसआर प्रॉफिट. इट विल बी कंसिडर्ड एज सीएसआर प्रॉफिट एंड नॉट द बिजनेस प्रॉफिट. यही बोला गया है उस स्टेटमेंट में. ठीक है. The board shall, after taking into account recommendations by CSR committee, approve CSR policy and disclose the contents on the website of the company. Board of every company ensures that activities in CSR are the undertaken by the company. ये एक बोर्ड को ध्यान देना है कि भाई जो पॉलिसी में लिखा है ना वही एक्टिविटी कर रहे हो, वरना ऐसा ना हो कि पॉलिसी में क्या लिखा है और तुम क्या कर रहे हो. दैट शुड नॉट हैपन. ओके, जो चीज पॉलिसी में लिखी है वही CSR एक्टिविटी होना चाहिए. राइट. नाउ Section 135 we talk about CSR expenditure. This is the important, means this is the only section in this chapter. That is why it is important. Okay. Section एक ही section है खाली इस पूरे chapter में. That is 135. Okay. Now जिस भी कंपनी को सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल होता है ना, वैसे सबसेक्शन 1 मतलब क्या, वो क्राइटेरिया. ओके. उन्होंने कम से कम 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 इयर्स इतना स्पेंड करना ही है. मतलब लास्ट 3 साल में जो भी नेट प्रॉफिट था उसका एवरेज निकालो, उसका एवरेज निकालो एंड उसको इंटू 2% करो. तो वो जो 2% आएगा ना उतना तो तुम्हें स्पेंड करना ही पड़ेगा. ज्यादा करना है तुम्हारा चॉइस, कम कर सकते हो क्या, नहीं. सर अगर 3 साल हुआ ही नहीं है तो कंपनी को 2 साल हुआ है तो कोई बात नहीं. और वेयर द कंपनी हैज नॉट कंप्लीटेड द पीरियड ऑफ 3 इयर्स सिंस ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, देन ड्यूरिंग सच इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, जितने साल हुए उतने साल का नेट प्रॉफिट लो. लेकिन एक बार अगर कंडीशन टच हो गया मतलब तुम्हें CSR एक्टिविटी करना ही पड़ेगा. एज सिंपल एज दैट. राइट. नेक्स्ट पॉइंट, प्रायोरिटी किधर देने का, लोकल एरिया में जहां पे तुम ऑपरेट करते हो. यू शुड डू द चैरिटेबल एक्टिविटी इन द एरिया वेर यू ऑपरेट. अगर तुमने स्पेंड नहीं किया, सपोज जितना वो 2% स्पेंड किया था, इफ कंपनी फेल्स टू स्पेंड सच अमाउंट, तो बोर्ड विल रिपोर्ट दैट वी हैव नॉट स्पेंट इन 134, दैट इज बोर्ड रिपोर्ट में, एंड ऑल्सो स्पेसिफाई द रीजंस फॉर नॉट स्पेंडिंग द अमाउंट. Further, transfer such unspent amount to fund under Schedule 7 within a period of 6 months from the end of financial year. Okay? लेकिन अगर कंपनी ने ज्यादा स्पेंड किया तो क्या, प्रोवाइडेड दैट इफ कंपनी स्पेंड इन एक्सेस ऑफ द रिक्वायर्ड फंड्स, द कंपनी में सेट ऑफ सच एक्सपेंसेस इन द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स. मतलब मान के चलो इस साल मुझे 5 लाख स्पेंड करना था, मैंने 10 कर दिया. हर साल मुझे 10-10 लाख, सॉरी हर साल मुझे 5-5 लाख रुपया स्पेंड करना है, लेकिन इस साल मैंने 10 लाख रुपया स्पेंड कर दिया, तो क्या अगले साल मुझे CSR में 5 लाख रुपया डालने की जरूरत है, नहीं. क्यों, क्योंकि जो भी मैंने इस साल एक्सेस किया है, एक्सेस दैट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ सक्सीडिंग ईयर्स. ओके, याद रखना. राइट. नाउ एनी अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंट, एज आई सेड, अगर कुछ भी स्पेंड नहीं किया तो 6 महीने के अंदर पूरा का पूरा शेड्यूल 7 में ट्रांसफर कर दो, फंड अंडर शेड्यूल 7. लेकिन अगर पूरा अमाउंट स्पेंड नहीं हुआ उस एक साल के अंदर, तो मैं बोलूंगा प्रोजेक्ट इज ऑन गोइंग. पूरा अमाउंट स्पेंड नहीं हुआ, आधा ही हुआ, मींस प्रोजेक्ट इज ऑन गोइंग. तो सी, इफ एनी अमाउंट इज अनस्पेंट pursuant to ongoing project, right, undertaken by the company under CSR policy, it will be transferred by the company within a period of 30 days from the end of financial year to be separate account which is called as unspent CSR account, and such amount shall be spent to CSR within the period of 3 years from the date of such transfer. और अगर 3 साल में स्पेंड नहीं किया तो वो पैसा आफ्टर 3 years 30 दिन के अंदर फंड अंडर शेड्यूल 7 में डाल दो. Now ये 135 subsection 6 is very important. Okay? अभी मैं तुमको इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देता हूं. 135 सबसेक्शन 6. देखो
सीएसआर एक्टिविटी मुझे करना था, मान के चलो अज्यूमिंग एग्जांपल 10 लाख रुपया स्पेंड करना है मुझे, 10 लाख। तो इफ नॉट स्पेंट इन द फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर में तुमने स्पेंड नहीं किया तो क्या होएगा पता है? कुछ ज्यादा नहीं होगा, बट ट्रांसफर such funds into fund under schedule 7 कब? तो विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। नाउ मान के चलो एक एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं, सी इन द ईयर 1920 माय नेट प्रॉफिट वाज 10 crores, दैट मींस सीएसआर इज एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि देखो नेट प्रॉफिट का कंडीशन क्या था? 5 करोड़ था, मेरा तो 19-20 का नेट प्रॉफिट 10 करोड़ आया। सो यहां पे लेट अस नेम द कंपनी ए लिमिटेड। तो ए लिमिटेड का 19-20 का नेट प्रॉफिट आया 10 करोड़। तो अभी नाउ ए लिमिटेड को सीएसआर एप्लीकेबल है, तो इट विल डू सीएसआर इन 2021। लेट अस अज्यूम 2% अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज 10 lakhs। वो जो 2% था ना वो 10 लाख रुपया था। दैट मींस कंपनी ने, ए लिमिटेड ने 2021 में 10 लाख रुपया स्पेंड करना है। तो लुक एट दिस पॉइंट, इफ नॉट स्पेंट, बराबर, इफ नॉट स्पेंट इन द फाइनेंशियल ईयर, मतलब 2021 में अगर स्पेंड नहीं हुआ, 2021 में एक भी रुपया स्पेंड नहीं किया, तो देखो इसको मैं से डिवाइड करता हूं, इफ नॉट स्पेंट, राइट, वही जो मैंने पीछे लिखा था। तो ट्रांसफर किधर, याद है ना, फंड अंडर शेड्यूल 7। तो देखो 2021 खत्म होगा कब? तो 31/3/21 के बाद 6 months के अंदर फंड अंडर शेड्यूल 7 में ट्रांसफर कर दो। पूरा का पूरा कितना रुपया? 10 लाख रुपया। क्यों? क्योंकि देखो 20-21 में स्पेंड करने बोला था, एक रुपया भी स्पेंड नहीं किया। भाई क्यों नहीं किया? चल पूरा का पूरा 10 लाख रुपया फंड अंडर शेड्यूल 7 में डाल। सर फंड अंडर शेड्यूल 7 क्या है? फंड अंडर शेड्यूल 7 इज नथिंग बट प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, पीएमएनआरएफ, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड में पैसा चला जाएगा। ठीक है, पीएमएनआरएफ, हम लोग पीछे नोट्स में इसको लिखेंगे, ये तो मैं ऐसे डायग्रामेटिक बता रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, इफ नॉट स्पेंट, राइट। लेकिन दूसरा पॉइंट याद रखना, इफ स्पेंट पार्शियली, पार्शियली मतलब थोड़ा स्पेंड किया, दैट मींस इफ प्रोजेक्ट इज ऑनगोइंग, that is partially spent। ठीक है, if project is ongoing that is partially spent। तो क्या बोला पता है? देखो 20-21 में 10 लाख रुपया स्पेंड करना था, यस, सपोज लेट अस अज्यूम 10 लाख रुपया नहीं 5 लाख रुपया स्पेंड हुआ, तो एज ऑफ नाउ क्या 5 lakhs इज इक्वल टू अनस्पेंट अमाउंट? यस, 5 lakh इज अनस्पेंट अमाउंट। तो ये 5 लाख रुपया 2021 के बाद, 2021 में 10 लाख स्पेंड करना था, बट 2021 में 5 लाख स्पेंड हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। तो लॉ क्या बोलता है पता है? सॉरी, लॉ क्या बोलता है पता है? ये 5 लाख रुपए को तू किधर डाल? अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट में डाल। कितने दिन में? 30 दिन में। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, सी दिस। ट्रांसफर सच फंड, मैं यहां पे फिर से हाईलाइट करता हूं, सी इफ इट इज रिलेटेड टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, राइट, व्हाट यू कैन सी हियर इज ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से ये रिलेट करता है, तो जो भी तेरा अनस्पेंट मनी है वो 30 दिन में, 30 दिन फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, अपना 2021 जब खत्म हुआ तब, उसके बाद 30 दिन के अंदर एक सेपरेट अकाउंट बना जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट।
उसमें पैसा डाल दे और वो स्पेंड कितने टाइम में कर, 3 साल में स्पेंड कर। सर अगर 3 साल में 5 लाख रुपया अब जो रिमेनिंग था वो स्पेंड नहीं हुआ तो 3 साल के बाद सपोज 2 लाख रुपया अभी भी बचा है तो वो 2 लाख रुपया 3 साल के बाद फंड अंडर शेड्यूल 7 में डाल दे। सी द टेबल, राइट। अनस्पेंट, तो ये 5 लाख रुपया अनस्पेंड है ना, तो लॉ क्या बोलता है पता है, स्पेंड इन 3 इयर्स, स्पेंड इन 3 फाइनेंशियल ईयर। और अगर 3 फाइनेंशियल ईयर में भी तेरा सपोज 2 लाख बचा तो दैट 2 लाख विल बी अगेन ट्रांसफर्ड टू फंड अंडर शेड्यूल 7। मतलब एक बार सीएसआर एप्लीकेबल हो गया ना, वो पैसे के ऊपर नजर मारने का नहीं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे इफ प्रोजेक्ट इज ऑन गोइंग, राइट, तो उस केस में द अनस्पेंट अमाउंट, ऑन गोइंग है मतलब कुछ ना कुछ तो अनस्पेंट है, तो द अनस्पेंट अमाउंट must be transferred to separate account which is called as unspent CSR account. In how many days? In 30 days from end of the financial year. कौन सा financial year? तो financial year in which the CSR activity was supposed to be done. Okay? If such unspent amount is not spent in 3 फाइनेंशियल ईयर्स, मतलब देखो मैंने बोला ना अनस्पेंट अकाउंट में ट्रांसफर करो, वहां पे तुम 3 साल तक स्पेंड करो, और अगर 3 साल में भी स्पेंड नहीं किया देन ट्रांसफर टू फंड अंडर शेड्यूल 7। within how many days? Again within 30 days after expiry of 3 फाइनेंशियल ईयर्स। वो 3 फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, ठीक है, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर्स, 3 फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद वो पैसा वापस फंड अंडर शेड्यूल में, फंड अंडर शेड्यूल 7 में डाल दो। ठीक है, शेड्यूल 7 फंड इज प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। ठीक है, ये जो शेड्यूल 7 वाले फंड है उसको क्या बोलते हैं, पीएमएनआरएफ। एंड अगर एक्सेस है तो एक्सेस कैन बी सेट ऑफ, वो यहां पे लिखने की जरूरत नहीं, वो अपने नोट्स में भी दिया हुआ है, मन में भी रख सकते हो, बट दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। 135(6) इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यू कैन नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, लेट्स कंटिन्यू फर्दर। अगर डिफॉल्ट किया तो 135(7) में पेनल्टी लगेगा, राइट, दे हैव द पेनल्टी अंडर 135 सबसेक्शन 7, राइट। सबसेक्शन 8 क्या बोलता है, पेनल्टी तुम लोग रीड कर सकते हो, इट इज नॉट द समथिंग विच इज टू बी एक्सप्लेन्ड, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट may give general or special directions to a company or a class of companies to ensure compliances of this section। मतलब सीजी के पास पावर है कि किसको किसको कंप्लायंस फॉलो करना है या किसको किसको एग्जेम्पशन देना है, कुछ भी डायरेक्शन दे सकता है। ओके, सबसेक्शन 9, वेयर द अमाउंट टू बी स्पेंड, ध्यान देना ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, वेयर द अमाउंट टू बी स्पेंड बाय अ कंपनी अंडर सबसेक्शन 5 डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज, does not exceed 50 lakhs rupees, the requirement for constitution of CSR committee shall not be applicable and the functions of committee in such cases will be discharged by the BOD only। मतलब क्या हुआ,
अगर तेरा सीएसआर का खर्चा 50 लाख से ज्यादा नहीं है, 50 लाख तक का है, तो सीएसआर कमिटी बनाने की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर 50 लाख से ज्यादा नहीं है तो सीएसआर कमिटी मत बना, ऐसा 135 सबसेक्शन 9 बोलता है। ऑलराइट, एंड इफ द कंपनी फेल्स टू स्पेंड सच अमाउंट, राइट, यू नो दिस व्हाट विल हैपन, रिपोर्ट इट इन द बोर्ड। ओके, लोकल एरिया को प्रायोरिटी देने का, बराबर, इंडिया में किया हुआ ही कंसिडर करेंगे, बाहर जाके चंदा करने का नहीं। चंदा इन द सेंस चैरिटेबल एक्टिविटी इंडिया में किया है उसी को कंसिडर करेंगे। ओके, any expenditure on any item is not in conformity or not in line with the specified under schedule 7, शेड्यूल 7 की लिस्ट वाला एक्टिविटी अगर तुम नहीं कर रहे तो क्या उसको सीएसआर एक्टिविटी मानेंगे? नहीं, इट शैल नॉट बी परमिसेबल। ओके, इट शैल नॉट बी परमिसेबल। जो एक्टिविटी लिस्ट में दिया है वही करो। नॉर्मल कोर्स को कंसिडर करोगे? नहीं, एक्टिविटीज अंडर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस शैल नॉट बी कंसिडर्ड। सीएसआर विल बी कंसिडर्ड एज सीएसआर प्रॉफिट एंड नॉट द बिजनेस प्रॉफिट। तो ये रूल्स तो रिपीट हो रहे हैं। इसके अंदर एक ही पॉइंट नया था कि जो भी सीएसआर एक्टिविटी करना है वो इंडिया ओनली में करना, बाहर जाके मत करना। रूल 7 इज अबाउट सीएसआर एक्सपेंडिचर। ओके, रूल 7 टॉक्स अबाउट सीएसआर एक्सपेंडिचर। भाई अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की बात करूं, ओवरहेड मतलब खर्चा, शैल नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल सीएसआर एक्सपेंडिचर। देखो, जिसके लिए कर रहे उनके लिए फ्री है, लेकिन हमारे लिए तो खर्चा है। मान के चलो हमने वो किसी ट्रस्ट को बोला कि भाई मेरे बिहाफ पे सीएसआर एक्टिविटी करो, वो फ्री में करेगा? नहीं, कुछ तो चार्जेस लेगा। तो सच काइंड ऑफ चार्जेस आर कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। तो दैट शुड नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल सीएसआर एक्सपेंडिचर, राइट। एनी सरप्लस जनरेट हुआ तो इट शुड बी यूज्ड इन सीएसआर प्रोजेक्ट ओनली, बराबर। एंड अगर यूज नहीं हो रहा तो ट्रांसफर इट टू अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट। ओके, see any surplus arising out of CSR activity shall not form a part of business profit and should be plowed back into the same project में यूज कर लो, or shall be transferred into unspent CSR account and spent as per the action plan of such company under schedule 7 within a period of 6 months from the expiry of the financial year। बराबर, उस प्रॉफिट को अगर तुम यूज नहीं कर रहे सीएसआर में तो उसको शेड्यूल 7 में डाल दो, राइट। एक्सेस किया तो सेट ऑफ कर सकते हो। फ्यू पॉइंट्स आर बीइंग रिपीटेड। सेट ऑफ शैल नॉट इंक्लूड, सी द एक्सेस अमाउंट अवेलेबल फॉर सेट ऑफ शैल नॉट इंक्लूड एनी सरप्लस अमाउंट ऑफ सीएसआर, बराबर। सरप्लस को सेट ऑफ में यूज मत करना। बोर्ड शैल पास द रिजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट, मतलब कौन सा रिजोल्यूशन लगेगा? बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा। द कंपनी में स्पेंड सीएसआर अमाउंट, मतलब देखो सीएसआर का अमाउंट है वो एसेट वगैरह खरीदने के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। द कंपनी में स्पेंड फॉर क्रिएशन और एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट। मान के चलो कंपनी को एक ऑर्फनेज बनाने का है, तो अगर वो ऑर्फनेज बनाना चाहती है तो जगह वगैरह लेना पड़ेगा। तो दैट लैंड कैन बी परचेस्ड एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज सीएसआर, दैट कैन बी यूज्ड फ्रॉम सीएसआर अमाउंट। लेकिन वो प्रॉपर्टी किसने खरीदा होगा? या तो सेक्शन 8 ने, या तो रजिस्टर्ड ट्रस्ट या सोसाइटी ने, एंड उसके पास सीएसआर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। बेनिफिशियरीज ऑफ सेट सीएसआर आर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कलेक्टिव आइडेंटिटीज, बराबर, या तो पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी से लोगे तो भी चलेगा। लेकिन कैपिटल एसेट के बारे में और भी बोला है, प्रोवाइडेड दैट एनी कैपिटल एसेट क्रिएटेड प्रायर कमेंसमेंट ऑफ सीएसआर अमेंडमेंट रूल्स 2021 shall within a period of 180 days from such commencement may be extended for a further period of time not more than 90 days with the approval of board on reasonable justification। अगर तुमने पहले से कोई एसेट वगैरह खरीद के रखा है, राइट, तो तुमको टाइम लिमिट दिया है 180 डेज का, उसमें तुमको सीएसआर अमेंडमेंट रूल्स कंप्लाई करना पड़ेगा। जो भी रूल्स एप्लीकेबल है वो सारे रूल्स कंप्लाई करने पड़ेंगे, राइट। वापस रीड करता हूं। एनी कैपिटल एसेट क्रिएटेड बाय द कंपनी प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, बराबर, कोई बात नहीं, इट विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द रूल्स विद इन 180 डेज। एंड अगर 180 डेज का एक्सटेंशन चाहिए तो एक बार 90 डेज का एक्सटेंशन मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट इज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के भाई तुम्हारे बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करोगे। तो पहले सीएसआर पॉलिसी, प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स, राइट,
कंपोजिशन ऑफ सीएसआर कमिटी, एवरेज नेट प्रॉफिट, सीएसआर एक्सपेंडिचर कितना करने वाले हैं, सीएसआर एक्सपेंडिचर कितना किया है, if company has failed to spend 2%, mention the reason for not spending the amount in the board report, responsibility statement of CSR implementation policy that it is in compliance with the policy, एक statement देना पड़ेगा कि भाई जो पॉलिसी हमने बनाई थी हमारा CSR एक्टिविटी भी उसी पॉलिसी के हिसाब से चल रहा है, राइट। नाउ यहां पे केस दिया हुआ है छोटा सा, ओके सी क्या दिया है, इन केस ऑफ अपूर्वा नटवर एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आरओसी मुंबई, सेक्शन 135 रेड विथ 134(3). इस केस में क्या हुआ था, उन लोग ने सीएसआर एक्टिविटी नहीं किया और बोर्ड रिपोर्ट में मेंशन भी नहीं किया, राइट। आई एम डायरेक्टली गिविंग यू द केस। सी दे वायलेटेड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 135 रेड विथ 134(3)(o), दैट इज they had not made CSR expenditure and had not explained reasons in the board report for not spending CSR amount। क्या डिफॉल्ट है? यस। तो एट द एंड देखो एक्शन लिया जाएगा। सी कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि अगर तुम CSR एक्टिविटी नहीं करते तो बोर्ड रिपोर्ट में मेंशन करो, तो यहां पे प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट दिया हुआ है जो हमने देख लिया, ओके। इन लोग से डिफॉल्ट हुआ, बट द कंपनी मेड गुड द डिफॉल्ट by constituting CSR committee and furnishing declaration in 2015-16, जबकि उनको करना था 14-15 में, ठीक है। They were supposed to do this in 14-15, लेकिन उन लोग ने 14-15 में कुछ नहीं किया, सेम चीज 15-16 में कर दिया। उन लोगों ने सोचा अरे यार डिफॉल्ट हुआ, चल 14-15 में तो नहीं कर पाए, 15-16 में कर देते। तो NCLT मुंबई बेंच ऑब्जर्व दैट एप्लीकेशन मेड बाय द डिफॉल्टर कंपाउंडिंग द ऑफेंस, कंपाउंडिंग का एप्लीकेशन भेजा, क्या वो कंपाउंडिंग इन लोग एक्सेप्ट करेंगे? द आंसर वाज नो, क्योंकि इन लोग ने डिफॉल्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि जब उन लोग को 14-15 के रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना था उन्होंने किया नहीं, अगर नहीं किया तो उसको हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, दैट इट इज द डिफॉल्ट बीइंग कंडक्टेड, ओके। एंड देखो मुंबई बेंच ऑब्जर्व दैट द एप्लीकेशन मेड बाय डिफॉल्टर टू कंपाउंड द फीस ऑफ द कंपनीज एक्ट belatedly the default was made, NCLT on 21/8/19 imposed compounding fee of rupees 1 lakh on the company and 1 lakh each on the directors, and the compounding fee should be paid within 3 weeks from the date of order in account of Prime Minister National Relief Fund। मतलब एट दी एंड पेनल्टी तो लगाया ही उन लोग के ऊपर क्योंकि डिफॉल्ट किया था, 1-1 लाख रुपए का फाइन मार दिया, ठीक है। तो सिंपल याद रखना, डिस्क्लोज करना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट व्हाट यू सी इज लिस्ट ऑफ CSR एक्टिविटीज, इसको खाली तुम्हें रीड करना है, नो नीड टू रिमेंबर इट, कोई पूछता नहीं है, ओके। यू जस्ट हैव टू रीड दिस एक्टिविटीज। प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू लोकल एरियाज, वही वहां पे एक्टिविटीज में लिखा है। एक क्लैरिफिकेशन आया था एमसीए का ऑन 18 जून 2014, फॉलोइंग में बी नोटेड विथ रिगार्ड टू प्रोविजंस मेंशन्ड इन सेक्शन 135। वन ऑफ इवेंट्स सच एज मैराथन, अवार्ड्स, चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमेंट, स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स एटसेट्रा विल नॉट बी क्वालिफाइड एज CSR एक्सपेंडिचर। तुम बोलोगे कि हाँ इस फीस से जो भी पैसा आएगा हम उसको CSR एक्टिविटी में यूज करेंगे, मतलब डोनेट करेंगे, तो उसको तुम CSR एक्टिविटी नहीं मान सकते, ओके। एंड नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर्स इंक्लूड फॉर फुलफिलमेंट ऑफ एनी एक्ट, statute of regulation such as labor laws, land acquisition act are not again counted as CSR expenditure, okay। COVID-19 के रिलेटेड अगर तुम स्पेंड कर रहे हो तो इट इज एलिजिबल फॉर CSR एक्टिविटी। वो COVID-19 का हमने देखा इन कंसल्टेशन विद आइटम नंबर 9, याद है ना, ठीक है। Funds may be spent through various activities related to COVID-19 under item number 1 to 8 of schedule 7 relating to promotion of health care, sanitization and disaster management. Further, as per general notification 21/2014 dated schedule 7 is a broad based and may be interpreted liberally for this purpose। तुमको जैसा ठीक लगता है वैसा तुम करो, but make sure the activity what you do is from the list, okay। That was all about this small but very interesting chapter and very important chapter now because recently amend हुआ है, okay। And we have some few questions जिसके आंसर्स मैंने ऑलरेडी दिए हुए, तो तुम लोग को खाली इसको एक बार रीड करना है। दे आर जस्ट द प्रोविजंस, राइट। एक सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, फॉलोइंग इज द नेट प्रॉफिट, तो तुमको खाली इतना बताना है कि भाई कितना CSR एक्टिविटी करना है, तो वही एवरेज निकाल के 2% कैलकुलेट करो। द आंसर्स आर गिवन ऑलरेडी, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट देखना,
एक ये ऐसा है जिस जो कंपनी 3 साल से है ही नहीं। बहुत बार स्टूडेंट्स पूछते हैं सर लॉस हुआ तो क्या करने का, तो देखो ब्रैकेट में 4 है, ब्रैकेट में 1 है, मतलब ये क्या है, लॉस है। और अगर लॉस होता है ना तो भी उसको कंसिडर करने का। सी इट इज लाइक 6 में से लॉस है ना, तो मुझे 5 माइनस करना है, तो मेरा 1 करोड़ प्रॉफिट है, 1 करोड़ डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा मुझे। एवरेज निकाल रहे ना, तो माइनस को माइनस कंसिडर करो और प्लस को प्लस कंसिडर करो। सिमिलरली अगर नॉट इनकॉर्पोरेटेड है तो 18 + 6 कितना हुआ, इफ यू कंसिडर द सेकेंड फर्स्ट एग्जांपल दैट इज ऑफ विच कंपनी, ZYX लिमिटेड। ओके, तो वहां पे क्या लिखा है देखो, see this, if it is 0 नॉट इनकॉर्पोरेटेड मतलब उसको 0 लेने का, 0 + 6 + 8 अपॉन 3 करना, ठीक है, अपॉन 2 मत करना, क्योंकि एवरेज ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स लॉ बोलता है। तो इट विल बी 6 + 8 14 डिवाइड बाय 3, एंड जो भी तुम्हारा आंसर आता है इंटू 2% करने का। सी द सॉल्यूशन ऑल्सो, सी इट इज लाइक दिस, देखो ये रहा, हाईलाइट करता हूं मैं, 0 + 6 + 18, इट इज 18 और 8, यस इट इज 18, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया, तो इट इज 18 + 6 इज 24 डिवाइड बाय 3। ओके, तो सेम चीज यहां पर है, डिवाइड बाय 3 करोगे तो देखो क्या आया, 24 करोड़ डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 8 करोड़। तो 8 करोड़ का 2%, कंपनी हैज टू स्पेंड 2% ऑफ 8 करोड़, दैट इज 0.16 करोड़। अगर 0.16 करोड़ नहीं समझ में आता तो इट इज 16 लाख रुपीस। एंड अगर यहां पे देखे तो देखो -4 -1 + 6 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 1/3, 1 करोड़ डिवाइड बाय 3 33 lakhs। ओके, एंड उसका 2% ऑफ 33 lakhs इज इक्वल टू 0.67 लाख, विच इज इक्वल टू 67,000 का तुम्हें CSR एक्टिविटी करना है। अगर ये तुमको फिगर समझ में नहीं आते तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख के दे दिया है। 0.16 करोड़ मतलब 16 लाख रुपया, एंड 0.67 लाख मतलब 67,000, उतना तुम्हें मिनिमम CSR एक्टिविटी करना है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस शॉर्ट एंड स्वीट एंड न्यू एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर CSR, दैट इज अंडर सेक्शन 135। थैंक यू वेरी मच।